नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। भारतीय नेवी के वाइस एडमिरल संजय वात्सायन जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो भारत है वो इंडियन ओशन का नेट सिक्योरिटी गारंटर है। इस इंडियन ओशन में बहुत सारी फॉरेन पावर्स भी काम करती हैं। वो कब आती हैं, कितना समय रुकती हैं और कब जाती हैं, ये भारत को बहुत बखूबी पता होता है। और ये किस तरीके से पॉसिबल है? देखिए, भारतीय नेवी को अगर इंडियन ओशन का सिक्योरिटी गारंटर बनना है और इससे ऊपर बढ़कर अपने दायरे का विस्तार करना है, रेड सी है, मेडिटेरेनियन सी है, साउथ चाइना सी है, पैसिफिक ओशन है, अगर वहां तक विस्तार करना है और भारत को अगर महाशक्ति बनना है तो निश्चित तौर पर इंडियन नेवी को उसमें एक अग्रणी भूमिका निभानी पड़ेगी। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब उनका बैकएंड का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। मान लीजिए नेवी है, किसी मिशन से आती है, पोर्ट पे जाकर लगती है, तो उसका मेंटेनेंस कैसे होगा, उसकी रिपेयरिंग कैसे होगी, उसको लॉजिस्टिकल सपोर्ट कैसे मिलेगा। जब तक ये मजबूत नहीं होगा तब तक नेवी स्वतंत्र रूप से समुद्र में काम नहीं कर पाएगी। तब तक ट्रू ब्लू वाटर नेवी वो बन नहीं पाएगी। और इस चीज का ध्यान 2014 से ही इस सरकार को बखूबी है। देखिए, 2004 से लेकर 2014 तक एक लॉस्ट डेकेड था। ये वो समय था जब सरकारें ये कहती थी, अरे हमें सड़क क्यों बनानी है, सड़क बनाएंगे तो चाइना अंदर आ जाएगा। तो वही जो नीति है उन्होंने लगभग हर फील्ड के अंदर अपनाई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद इस पोटेंशियल को समझते हैं। भारत का पोर्ट और जो शिपिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर उसे मजबूत किया जाए, जो ये सेक्टर है $1 ट्रिलियन से कहीं ज्यादा का ये सेक्टर है। और बहुत सारे मंत्रालय जो काम कर रहे हैं उनकी बातें होती है कि विदेश मंत्रालय बहुत अच्छा काम कर रहा है, डिफेंस मंत्रालय कर रहा है, आपके गडकरी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पोर्ट एंड शिपिंग जिस तरीके से काम कर रहा है इसकी बहुत बात नहीं होती है। और कितना जरूरी है ये भारत के लिए, आप ये समझिए कि दुनिया में दो बड़ी पावर आप मान लीजिए, तीन बड़ी पावर मान लीजिए, अमेरिका है, चाइना है और रशिया है। जो उनकी नेवल फोर्स है वो उसी के डोमिनेंस से चीजें आगे बढ़ा पा रहे हैं। अमेरिका आज कहता है भैया वेनेजुएला पे हमला करूंगा, इराक के ऊपर वो करता है, ईरान के ऊपर करने का प्रयास करता है, या आज वो रेयर अर्थ खरीद रहा है वियतनाम से, थाईलैंड से, कंबोडिया से, म्यांमार से, तो वो सब नेवी के माध्यम से होगा। चाइना भी अपना जो इन्फ्लुएंस है वो तभी असर्ट कर पाता है तब उसकी नेवी मजबूत है, उसका जो सिविलियन मैरीटाइम रूट है, मैरीटाइम जो पूरा सेक्टर है उसको वो मजबूत कर पा रहा है। तो भारत भी उसी तरीके से अब काम कर रहा है। 2015 के अंदर सरकार के द्वारा जब सागरमाला प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है तो बहुत लोग कहते हैं कि बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। लगभग 870 प्रोजेक्ट इसके अंदर लॉन्च किए जाते हैं। उसके अलावा 272 से ज्यादा रेल रोड प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं कि पोर्ट्स तो डेवलप करने हैं, 14 कोस्टल रीजन्स तो डेवलप करने हैं, उसके बाद उनका इंटीग्रेशन अंदर की तरफ कैसे हो इसका भी प्रयास है। भारत को अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, भैया आपने सब बना लिया, सामान बहुत सस्ता बना लिया, अब उसे बेचोगे कैसे जब आपके पोर्ट ही मजबूत नहीं है? तो उसके ऊपर काम किया गया। आप बात करते हो भैया हम आईमेक्स से जुड़ेंगे, आईएनएसटी से जुड़ेंगे, आपने बना लिया, उस आईएनएसटी से सामान कैसे भेजोगे? आपके पास गिन के 2-3 पोर्ट थे, जेएनपीटी था और मुंद्रा था और वाइजैक था इधर। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पोर्ट की बाढ़ आ गई है, वजिंगम है, वदावन पोर्ट है, तो ये बड़े बड़े पोर्ट से लेकर छोटे छोटे पोर्ट जिस तरीके से डेवलप किए जा रहे हैं, अंदर एयरपोर्ट और बाहर सी पोर्ट जिस तरीके से डेवलप किए जा रहे हैं, उसके बाद इसको इंटीग्रेट किया गया गति शक्ति प्रोजेक्ट से, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी से इसको जोड़ा गया। आज उसका असर दिखाई दे रहा है। भारत की जो टोटल फ्रेट कॉस्ट है, यानी आप सामान बनाते हैं उसे बाहर भेजते हैं, वो 14% है। यानी कि कुल लागत का 14% सिर्फ आपका किराए भाड़े में चला जाता है। और दुनिया का जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो 6% है। तो आपको वो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है वो नीचे लानी है, तभी आप कंपेटिटिव बन पाएंगे। मान लीजिए आपने उसे 6% 7% पे लिया है तो आपका सामान ऑलरेडी 7% सस्ता हो जाता है। तो अब तक कोई सोच ही नहीं रहा था इस बारे में कि भारत किस तरीके से और जिस स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर आप खड़े हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आप अंतर इस चीज से समझिए कि पूरी दुनिया का जो टोटल ट्रेड है वो 80% या 90% तक सिर्फ शिपिंग के ऊपर होता है। और जब आप कोई सामान रोड से भेजते हैं तो ₹2.28 पर टन का खर्चा आता है।
और वही सामान जब आप रेल से बेचते हैं 1 रुपए 41 पैसे आता है, और वही जब आप शिप से बेचते हैं मात्र 1 रुपए 19 पैसे, लगभग आधा हो जाता है। तो जो मैं कह रहा था ना कि 14% से अगर 6-7% है, लगभग आपने आधा कर दिया। यानी आप अपनी कॉम्पिटिटिवनेस जो है, जो कंपटीशन है, उससे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और भारत किस तरीके से अपने आप को काम कर रहा है, जो पोर्ट्स हैं उनका एआई इंटीग्रेशन हो रहा है, जो पोर्ट्स हैं उनकी जो हैंडलिंग है वो ज्यादा बेहतर की जा रही है, ताकि जल्दी से जल्दी सामान आए और बाहर भेजा जाए। पोर्ट हैंडलिंग कैपेसिटी कह सकते हैं, या पोर्ट अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम कहा जा सकता है। आज साउथ अफ्रीका का वो समय 3 दिन है, यानी कि एक शिप आएगी तो उसे 3 दिन लगेंगे वहां अपना सामान खाली करने में, दोबारा सामान भरने में और वहां से जाने में। अमेरिका को वो लगता है 1.7 डे, और भारत आज 0.9 पे आ गया, यानी एक भी दिन पूरा नहीं लगता। शिप आई, लगी, सामान उतारा, दूसरा भरा और चल दिया कार्यक्रम। तो किस तरीके से धीरे धीरे जो पूरा, जिसको हम सोचते भी नहीं, आप ये देखिए 11,000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है हमारी, देश की 80 करोड़ जनता इसके ऊपर निर्भर है, और भारत के कुल ट्रेड का 60% यहां से आता है। तो अब तक कोई सरकार क्यों नहीं सोच रही थी, बहुत जरूरी है। और भारत जिस स्ट्रेटेजिक पोजीशन के ऊपर है, आप इंडियन ओशन में है, दुनिया के क्रूड ऑयल का 80% इधर से ही जाता है। आपके पास इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं, मलक्का स्ट्रेट है, आपके पास वह तैरता हुआ एक क्या कह सकते हैं उसे, एयरक्राफ्ट कैरियर है अंडमान निकोबार के तौर पर। अब उसे आप डेवलप कर रहे हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के नाम पर। सोनिया गांधी उसका विरोध कर रही है ना, वो इसीलिए विरोध कर रही है क्योंकि आपके पास एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहां पर आप ट्रांसशिपमेंट कॉरिडोर बना रहे हैं कि कोई भी जहाज जाएगा उसके लिए हम यहां पे एक चुंगी नाका दे रहे हैं। आज सिंगापुर क्यों, देखिए सिंगापुर छोटा सा देश है, बहुत ज्यादा आबादी भी नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज के नाम पे तो कुछ है ही नहीं। वो किस लिए समृद्ध है, सिर्फ अपने एक पोर्ट के माध्यम से, कि वहां पे शिप आती हैं, वहां लगती हैं, उसके लिए वो एवज में कुछ फीस लेता है। और अब देखिए सिंगापुर किस तरीके से डेवलप किया, उस पैसे से उसने अपने देश को डेवलप किया। इजिप्ट है, सुएज कैनाल से हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता है। तो भारत उस अंडमान निकोबार, जो भारत के लिए स्ट्रेटेजिक, सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण है और आर्थिक रूप से भी किस तरीके से एक पावर सेंटर बन सकता है, भारत उसका एक तरीके से दोहन क्यों नहीं कर सकता, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता? किसने अब तक सोचा नहीं था। और इसके अलावा भी भारत पूरी दुनिया में किस तरीके से अपने जो पोर्ट्स हैं उनका विस्तार कर रहा है। आप जाके इजराइल में हाइफा बना रहे हैं, आप इंडोनेशिया में सबांग बना रहे हैं, आप म्यांमार में सितवे बना रहे हैं, आप ओमान में दुखम बना रहे हैं, आप चाबार पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं, आप भारत में और नए नए पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। आज चाइना का इन्फ्लुएंस इसलिए है क्योंकि वो अफ्रीका में पोर्ट डेवलप करता है। आज चाइना का इन्फ्लुएंस इसलिए है क्योंकि बीजिंग, जो शंघाई है, वो बहुत एक तरीके से मजबूत एफिशिएंट पोर्ट्स हैं कि मैन्युफैक्चर किया सामान झट से लादा और लेके चल दिए। ये भारत अब तक मिस कर रहा था, और अब जब ये मंत्रालय इसके ऊपर काम कर रहा है, बहुत ज्यादा बात नहीं होती। सर्बानंद सोनोवाल जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके बारे में बहुत जानकारियां सामने आती नहीं है। और देखिए सामरिक हित तो है ही कि ठीक है, आपने अलग अलग जगह इतना सब कुछ, चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा था, हमने स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स बनाया, जहां जहां चाइना के पोर्ट है उसके बराबर में हम बना रहे हैं। म्यांमार में वो बना रहा है, हमने सितवे बना दिया। उसके बाद वो ग्वादर बनाता है, हम चाबार में बैठे हैं। वो ओमान में डेवलप कर रहा है, वहां पर हम भी एक डेवलप कर रहे हैं। वो यूरोप में अपने आप को इन्फ्लुएंस करना चाहता है, मेडिटेरियन में पहुंचना चाहता है, हम हाइफा लेके पहुंचे हैं। आईमैक का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है, वहां से पूरी यूरोप को और पूरे अमेरिका को सामान जाएगा। लेकिन 2014 से पहले कौन सोच रहा था इस चीज को? और ये हमारी सॉफ्ट पावर का भी इन्फ्लुएंस है। अब वहां पे मान लीजिए पोर्ट हमने ले लिया, तो भैया जो इंडियन प्रोडक्ट हैं, मान लीजिए हम वहां पे एक छोटा सा इकोनॉमिक जोन बना देते हैं कि भैया यहाँ जो इंडियन प्रोडक्ट आएंगे उनको ज्यादा इफिशिएंटली होगा, उनसे कम चार्ज लिया जाएगा। तो वो एक सेंटर हो सकता है जहां से हम अपने इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को भी असर्ट कर सकते हैं। वो एक सेंटर हो सकता है जहां से हम अपनी सॉफ्ट पावर को भी ले जा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए हम ओमान में डेवलप कर रहे हैं या किसी और जगह हम डेवलप करते हैं, अफ्रीकन कंट्री में मान लीजिए भविष्य में हम कोई पोर्ट ले लेते हैं। चाइना क्या करता है? डेट ट्रैप में फंसाता है। हम्बनटोटा के साथ यही हुआ ना श्रीलंका में, कि ठीक है हमने $4 बिलियन दे दिया,
तुम्हें जरूरत है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, हमने पोर्ट डेवलप कर दिया। भारत कैसे करता है? पहले मान लीजिए किसी कंट्री के पास गया कि तुम्हें पोर्ट चाहिए, वो कहेगा हाँ। कहां चाहिए? जी साहब यहां चाहिए। ठीक है, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी होगी, सब कुछ होगा, भारत कहेगा इतने में होगा। उसके बाद भारत उसे डेवलप करके देगा, ट्रेन करेगा और वापस हो जाएगा। अपने 2 4 5 आदमी वहां रखेगा जो कंपनी उसे मैनेज करती है, बाकी जो लोकल पॉपुलेशन है उसको सब कुछ हैंड ओवर कर देगा। चाइना वो नहीं करता। तो ये प्रदर्शित करने का तरीका है कि हम अपनी सॉफ्ट पावर को इसके माध्यम से कैसे कर सकते हैं। देखिए ये वो सेक्टर है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, बात करना नहीं चाहता है, क्योंकि बहुत फैंसी नहीं है ना। लेकिन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, आप ये मानिए भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और $1 ट्रिलियन का पोटेंशियल मात्र इस सेक्टर के अंदर है। ऐसे कितने सारे अनटैप्ड सेक्टर्स हैं। अब इसको लेकर जब सरकार सीरियस होती है तो ये साफ प्रदर्शित होता है कि प्रायोरिटीज कहां सेट होनी चाहिए थी और कहां है। हमारे पास अब तक कंटेनर बनाने का कैपेसिटी नहीं थी। पूरी दुनिया में जितने कंटेनर चलते हैं ना, ज्यादातर चाइना से आते हैं। अरे लोहे का डिब्बा बनाना है, वो नहीं बना पा रहे हम। हमने चांद पे, मार्स पे, सब जगह सामान भेज दिया, हम कंटेनर नहीं बना पा रहे। अब कुछ $4 या $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके हम कंटेनर्स बना रहे हैं। हमारे पास अपनी ड्रेजिंग की फैसिलिटी नहीं थी, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाया जा रहा है। आप ये देखिए कहां तक पीछे थे और सरकार किस प्रायोरिटी के साथ और किस तरीके से काम कर रही है। अभी 6 से 7 देश भारत के पास आए थे, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और 2 3 कंट्री थे। वो ये कह रहे हैं कि साहब मलक्का स्ट्रेट में आप पेट्रोलिंग कीजिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर चाइना इधर आ गया, जिस तरीके से वो फिलीपींस को परेशान करता है, जिस तरीके से वो साउथ कोरिया, जापान को परेशान करता है, हमें भी करेगा। उन्हें भरोसा भी इंडिया पे है कि इंडिया ही है जो यहां पर हमारी हेल्प कर सकता है। तो उसने कहा ठीक है साहब, आप यहां पर आइए और पेट्रोलिंग कीजिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। और भारतीय इन्फ्लुएंस इस एरिया में ऐसा है कि इंडोनेशिया का प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि भैया मेरा डीएनए तो भारतीय है। ये हम, ऐसा नहीं है कि शिवम चौधरी बैठ के अपने चैनल पे कुछ कह रहा है, ये तो इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना। तो भारत इस पोटेंशियल को इस्तेमाल कर रहे, ये बहुत जरूरी है और इसके लिए इन्वेस्टमेंट आए, ये और जरूरी है। प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ काम करना है, कोई सरकारी कंपनी बनाकर जैसे और बहुत सारे सेक्टर्स को खराब किया गया, वो चीजें ना हो। अभी इसी को लेकर अभी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है मुंबई के अंदर, 4 दिन तक चली, इंडिया मैरीटाइम वीक। लगभग 12 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट आए हैं। दुनिया, यूरोप का जो सबसे बड़ा डैम पोर्ट है रोटरडैम, और वहां से लेकर सिंगापुर तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है कि भैया जितने भी हाइड्रोजन है, लो कार्बन फ्यूल्स हैं, जिस तरीके भी हैं, और डिजिटली उन्हें कनेक्ट किया जा रहा है। यानी कि भारत का जो कनेक्शन है सिंगापुर, जो एशिया का सबसे एफिशिएंट पोर्ट है, वहां से लेकर यूरोप का जो सबसे बड़ा पोर्ट है वहां तक कनेक्शन किया जा रहा है। भारत की कंपनी मिलकर नेवल जो एसेट्स है वो डेवलप कर रही है, लैंडिंग पोर्ट्स डेवलप कर रही है। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन का जो घोषणा है वो इसी मैरीटाइम वीक के अंदर हुई है। तो कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं। आप ये देखिए, रशिया है, अब आर्कटिक ओशन में खनिजों का, एक तरीके से कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग है तो पिघल रहा है, तो खनिजों का एक अपार भंडार वहां पे है, उसको एक्सप्लोर करना है। उसके पास आइस ब्रेकर शिप्स नहीं है, युद्ध में उलझा हुआ है। भारत को कह रहा है आप बना के दो। इंडिया को टेक्नोलॉजी दे रहा है, भारत के पास मैन पावर है, पैसा है, भारत बनाएगा और उसे बेचेगा। जो ट्रेड इंबैलेंस हो रहा है तेल की वजह से, उसमें वो ऑफसेट हो जाएगा। और यही नहीं, भारत को कह रहा है आप आर्कटिक ओशन में आओ, हमारे साथ एक्सप्लोरेशन करो। तो ये दिखाता है कि सरकार की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए और प्रायोरिटी क्या थी। मुझे याद आता है कि किस तरह का एक जनरेशनल शिफ्ट है। अभी बिहार के अंदर चुनाव चल रहे हैं, तो एक व्यक्ति कहता है कि लालू की सरकार इसलिए अच्छी थी क्योंकि बिजली नहीं आती थी, अब करंट लग के मर जाते हैं लोग। लालू की सरकार इसलिए अच्छी थी, सड़कें अच्छी नहीं थी तो तेज गाड़ियां नहीं आती थी, हमें टक्कर नहीं लगती थी, हम जिंदा बच जाते थे। वहां से और यहां तक का सफर है, और ये मात्र 10 11 साल के अंदर है। तो प्रायोरिटीज अगर सेट करेगी सरकार, पब्लिक के एस्पिरेशन को समझेगी सरकार, तो निश्चित तौर पर डिलीवर करेगी। इस कॉन्फ्रेंस में लगभग 1 लाख लोग आए, 85 देशों का पार्टिसिपेशन हुआ। श्रीलंका से लेकर सऊदी अरब से लेकर नॉर्वे तक, हर देश के साथ जिस तरीके से भारत अपने आप को इंटीग्रेट करने का प्रयास कर रहा है और कर रहा है, और सबको जरूरत है भारत की, क्योंकि चाइना पे भरोसा नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन आपको करना है अपनी सप्लाई चेन्स में।
और भारत वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। ठीक है, छोटा मोटा बांग्लादेश को भी जाएगा, वियतनाम को भी जाएगा, और देश हैं, लेकिन भारत एक मेजर चंक और आने वाले समय में एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। तो उसके लिए आपको अपनी शिपिंग को, अपनी रेल को, अपनी रोड को मजबूत करना पड़ेगा, और वो भारत कर रहा है। साहब, अब तो बात चल रही है ऑटोनोमस एआई पावर्ड शिप्स चलाने की। अब तो टेस्ला ऑटोनोमस कार आती थी ना, उस तरह के शिप्स चलाने की बात चल रही है। तो चीजें कहां से कहां चली गई हैं, ये सिर्फ एक दशक और आपके सिर्फ एक वोट में ये अंतर आया है। इसलिए समझना है कि सरकारें क्या चुननी है, जिनकी प्रायोरिटी ये हो कि बिजली देंगे तो करंट लग जाएगा। लालू ने यही कहा था, अरे साहब बड़ी गाड़ी आएगी, तेज गाड़ी आएगी, आपका मवेशी मर जाएगा। वहां से यहां तक का सफर है, समझना बहुत जरूरी है। खैर, आपको ये अगर ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।